आ जाओ। अब आप जब HTML का स्ट्रक्चर बनाते थे तो यहां पर डॉक टाइप HTML का यूज नहीं करते थे। अब आज के बाद आपको ये डॉक टाइप HTML ऐड करना होगा सबसे टॉप पर। इसका मतलब है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है ये बता रहा है। ये HTML5 जब आया था तो HTML5 हमारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते थे, समझते नहीं थे कि ये किस की प्रॉपर्टी है। क्या हुआ? तो जब HTML5 आया था तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके टैगों को ब्राउजर नहीं समझते थे। लेकिन आज के समय में आप डॉक टाइप को लगाएं या न लगाएं, HTML5 की सारी प्रॉपर्टी सपोर्ट होती है क्योंकि ब्राउजर को अपडेट कर दिया। लेकिन जब हमारा वेबसाइट बनेगा तो उसका हमें प्रमोशन भी करना है डिजिटल मार्केटिंग से। और डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल का जो क्लोरर होता है वो आपकी वेबसाइट पर जब आता है तो सबसे पहले वो इसी टैग को रीड करता है। अगर ये डॉक टाइप HTML उसको मिलेगा तो वो एंटर करेगा। अगर यही नहीं मिला तो नीचे वापस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अब इसको जो लगाना है वो इंजन के हिसाब से लगाना होगा, गूगल जो क्लोरर होता है उसके हिसाब से लगाना होगा, क्योंकि प्रमोशन तो हमें करना ही होगा अपनी वेबसाइट का। तो अब हम जो लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं इसको, और इसका मतलब है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उसका टाइप कैसा है। तो डॉक टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा HTML टाइप का है। तो ये आपको स्ट्रक्चर में ऐड करना होगा। तो जब हमने फॉर्म बनाया था कल तो फॉर्म बनाने के फॉर्म टैग, एक इसका नेम, मैंने यहां पर अगेन एक फील्ड लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट का, लाइन ब्रेक और एक सबमिट का बटन। रन करो ब्राउजर पर इसको। अब अगर इसमें इनपुट हो या ना हो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं अगर इनपुट ना हो तो ये फॉर्म सबमिट ना हो। तो HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट्स आया जिसका नाम है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड नाम का जो एट्रीब्यूट्स होता है उसका काम क्या होता है, अगर आपके फॉर्म के अंदर अगर वैल्यू है फील्डों के अंदर तो वो सबमिट करेगा। अगर वैल्यू नहीं है और कोई भी यूजर उसको सबमिट कर देता है तो वो एक प्री डिफाइंड मैसेज देता है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। आपको इसको फिल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपका फॉर्म सबमिट होगा। अगर एम्प्टी है तो ये एम्प्टी फील्ड को सबमिट नहीं करेगा। ये HTML5 के अंदर आया ये एट्रीब्यूट्स। दूसरा एक और लिया मैंने पासवर्ड का, इनपुट टाइप पासवर्ड, एक इसका नेम P, लाइन ब्रेक, और मैंने इसमें भी रिक्वायर्ड लगा दिया। ये पहले नेम को वैलिडेट कराएगा, जब तक नेम फिल नहीं होगा तब तक वो पासवर्ड को चेक नहीं करेगा। उसके बाद पासवर्ड को चेक करेगा, दोनों की वैल्यू फिल हो जाएगी तो ये फॉर्म को सबमिट करा देगा। करा रहा है जी। अब मैं अपने फॉर्म में कुछ वैल्यू फिल करूंगा तो मुझे कर्सर की हेल्प से किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करना होता है। मैं चाहता हूं कर्सर डिफॉल्ट किसी एक फील्ड पर आए। तो जिस फील्ड पर कर्सर चाहते हो वहां पर आपको यूज करना होगा ऑटो फोकस नाम का एक एट्रीब्यूट्स। और इससे होगा क्या कि पासवर्ड वाले के अंदर आपका कर्सर डिफॉल्ट आ रहा होगा। आ रहा है? क्या मैं ऑटो फोकस को दोनों में लगा सकता हूं? बताएं जी।
मैं ऑटो फोकस नाम के एट्रीब्यूट्स को दोनों में लगा सकता हूं, क्योंकि दोनों में एक साथ कर्सर नहीं आएगा। तो आप इस ऑटो फोकस को हमेशा फर्स्ट वाले फील्ड में लगाइएगा, क्योंकि यूजर जब इंफॉर्मेशन फिल करेगा तो वो पहले वाले फील्ड से ही स्टार्ट करेगा, उसके बाद दूसरे पे जाएगा, उसके बाद सबमिट कराएगा। लिख दें जी दोनों एट्रीब्यूट्स को। आप लोगों में से कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है? आप लोग नोट कीजिए, मैं कुछ बताता हूं आपको। भाई हमने बीटेक में एडमिशन लिया और हम थे हिंदी मीडियम से, तो थोड़ी इंग्लिश में हाथ तंग था, ठीक है। तो वहां पर हमारे जो टीचर थे, पहली क्लास थी, जब जाते हैं तो पहली क्लास हो रही थी, तो पहला टीचर मिल गया साउथ का, और उसका सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता था वो मैं। और कॉमन क्लास थी, मतलब 6 ब्रांच थी उस समय, 6 ब्रांचों को एक साथ बैठा दिया था और वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा था। और जो विच होता है, विच को हुच बोलता। अब हमारे हमने सोचा कोई होगा भाई हुच, कोई नया वर्ड आया होगा यहाँ पर। 15 दिन बाद चला हुच विच है, बताइए। तो भाई ऐसे वर्ड होते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ और समझते हो, तो जिसकी समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हो जाता है ऐसा। तो हमारा जो रूममेट था उसने बताया था, वो सीबीएसई से पढ़ा हुआ था। तो स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता था, बड़ा मुश्किल था। फिर धीरे 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 जाके थोड़ा सा हिसाब किताब बना। तो इंग्लिश आज के समय में बहुत जरूरी है। साउथ वालों को हिंदी नहीं आती बिल्कुल। सर एक बार इसका आउटपुट दिखाएं जरा। आउटपुट देखेंगे सर जैसे ये सबमिट लिखा है, मैं चाहता हूँ इसको सर सेंटर में प्रिंट कराया जाए, थोड़ी सी इसके नीचे हो जाएगा। किसको प्रिंट कराएं भाई? सबमिट है सर, सबमिट को मैं चाहता हूँ सर सेंटर में कराओ, इसके नीचे थोड़ा सा और। यहाँ पर नहीं नहीं सर, इन दोनों के बीच में ना सर। इन दोनों के बीच में रखना है बटन को। जी जी। बटन तो लास्ट में होता है भाई, बीच में रख दो, जहां रखना है वहां रखो, लो बीच में आ जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। जी 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 सर। इन दोनों के सेंटर में चाहिए। जी सर। तो यहाँ पर लगा दो एंड NVSP कोलन, तो जितना आगे शिफ्ट करना उतना शिफ्ट कराते जाओ। नहीं, बॉडी का सेंटर लेगा, इसका सेंटर नहीं लेगा, बढ़ाते जाओ आगे जितना बढ़ाना है, ठीक है। ओके सर। और करूँ आगे, और लो, या फिर ये टेबल होता तो टेबल का सेंटर हो सकता था, ठीक है ना, सेंटर ले लेगा। नहीं, फॉर्म टैग तो पूरे पे बाय डिफॉल्ट पूरे पर आ रहा है ना, ये बॉडी का पूरा ले रहा होगा यदि आपको। मैंने बताया था कल आपको, जब कभी भी फॉर्म बनाना है सीक्वेंस में तो टेबल का यूज करना होगा, ठीक है ना। और टेबल का जितनी विड्थ होगी उसका सेंटर ले लेगा, ऐसे आ सकता है। ओके सर, ये बिना टेबल के सेंटर में नहीं आएगा क्या, सेंटर टैग लगा के? मैं वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, सेंटर टैग लगाएंगे तो ये बॉडी का सेंटर ले लेगा। अच्छा। हाँ
ठीक है। अब पूरा फॉर्म सेंटर में आ जाएगा फिर आपका। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, पूरा फॉर्म उठ के सेंटर में आ जाएगा। चले आगे। जैसे कल हमने 1 बाय 1 नंबरों को लिखा था, जैसे टेक्स्ट, पासवर्ड, ऐसे ही आज पढ़ना है कुछ हमें। तो नंबर 1 लिखिएगा मंथ। कल हमने यूजर से डेट ली थी, तो डेट लेने के लिए इनपुट टाइप डेट का यूज किया था, है ना, जिसमें डेट, मंथ, ईयर आ रहे थे। यहां पर लिखना है इनपुट टाइप मंथ। एक इसका नेम कर दो M। इनपुट टाइप मंथ से भी कैलेंडर आएगा, और ये कैलेंडर केवल मंथ और ईयर को देगा, डेट को नहीं देगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है भाई मुझे यूजर से केवल मंथ और ईयर लेना है, तो वहां पर आप यूज करेंगे इनपुट टाइप मंथ का। लिखते जाइए, छोटी छोटी लाइन है, एक एक लाइन के कोड हैं, उनको लिखते जाएंगे आप साथ के साथ। नेक्स्ट लिखेंगे वीक। कौन सा वीक? सप्ताह वाला। इनपुट टाइप वीक। इनपुट टाइप वीक से भी कैलेंडर आएगा। तो इस पूरी ईयर में आप जो डेट सेलेक्ट करेंगे वो डेट बताएगा कौन से वीक के अंदर आती है। तो हमारी पूरी ईयर में 52 वीक होते हैं। देखो जी 52 वीक है पूरी ईयर में। तो इस पूरी ईयर में से कहीं से भी कोई से भी डेट सेलेक्ट करेंगे, बता देगा कौन से वीक के अंदर आई आपकी डेट, बता रहा है। तो इनपुट टाइप वीक से आप जिस डेट को सेलेक्ट करेंगे वो डेट कौन से वीक में आती है उसको बताएगा। लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है ईमेल। मुझे यूजर से ईमेल लेना है, तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज मत कीजिएगा, इनपुट टाइप ईमेल का यूज कीजिए। इसमें रिक्वायर्ड भी काम करेगा। अगर आपका फील्ड एम्प्टी है तो ये एक मैसेज भी देगा। और क्या फैसिलिटी है, अगर आपने गलत ईमेल डाल दिया और सबमिट करा दिया तो एक और मैसेज दे देगा। और ये अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट होता तो ये मैसेज नहीं आता। तो जब कभी भी ईमेल लेना है तो वहां पर इनपुट टाइप ईमेल का यूज करना होगा। वैल्यूज तो यूजर डालेगा, वैल्यूज क्यों डालेंगे? अगर हमसे इन फ्यूचर में कनेक्ट करेंगे तो उसको कैश करने के लिए उसके लिए कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। नेम से कनेक्ट होगा जी। नेम क्यों दे रहे हैं हम? नेम से कनेक्ट होगा। तो ये हम नॉर्मल किसी भी फर्स्ट लेटर या ये तो ईमेल हमने ई ले लिया, ये ई से वर्ड और भी वर्ड हो सकते हैं। तो देखो जी एक फॉर्म के अंदर किन्हीं दो फील्डों का नाम सेम नहीं हो सकता। एक घर में किन्हीं दो बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता। अगर सेम हो गया तो थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। बुलाएंगे किसी को, आएगा कोई है? पहले से प्लेस होल्डर चलेगा, क्यों लगा सकते हैं। तो एक फॉर्म के अंदर किन्हीं दो फील्डों का नाम सेम नहीं होगा। अगर सेम रख दिया तो किसी की वैल्यू उठाएंगे, किसी की वैल्यू जाएगी, ऐसा होगा। तो पूरे फॉर्म में जितने भी फील्ड हैं सबका नाम अलग अलग रखना होगा। एक वेबसाइट में मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं, दोनों फॉर्म का नाम अलग अलग रखना होगा। अब इस फॉर्म के अंदर जो फील्ड है और दूसरे फॉर्म के अंदर जो फील्ड है उनका नाम सेम हो सकता है। घर अलग अलग हो गए दोनों के, उसका बच्चा अलग है, ये बच्चा अलग है, नाम सेम रख दो, क्या दिक्कत है, घर का पता अलग है। ठीक है। तो हमको अगर इसको एक्सेस करना पड़ेगा तो पहले बताना पड़ेगा कि ये फील्ड कहां पर रखा हुआ है, इस वाले फॉर्म के अंदर।
पहले फॉर्म का नाम आएगा, देन उस फील्ड का नाम आएगा। दिखाएंगे जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करेंगे इनको। सर मेल बॉक्स के अंदर टाइम हम अगर मेल डालें तो क्या ब्लू कलर से आएगी क्या सर? क्या डालें? मेल बॉक्स के अंदर मेल डालें तो मेल सर ब्लू हो जाती है, तो क्या अभी वैसा बन के आएगा इसमें क्या सर? मेरी समझ में नहीं आया, क्या कहा? दोबारा से सर बोलो, मेल बॉक्स में दोबारा। हाँ किसका ब्लू हो रहा है जी? ईमेल का? इंडिकेशन क्या है कि गलत में हो तो वो इंडिकेशन ब्लू कर जाएगा। तो हाँ गलत अभी दे तो रहा है, मैसेज दे तो रहा है जी कि ये गलत ईमेल है, गलत मैसेज दे तो रहा है। और कैसे देगा? ये जावास्क्रिप्ट नहीं, ये रिक्वायर्ड से मैसेज आ रहा है हमारा, रिक्वायर्ड और ईमेल से। अगर ये इनपुट टाइप टेक्स्ट होता तो ये मैसेज नहीं आता। वैलिडेशन करना है तो वो जावास्क्रिप्ट में करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। वैलिडेशन जो होगा जावास्क्रिप्ट में होगा। हम चाहे भाई ईमेल में ये चीज आनी चाहिए, हम चाहे टेक्स्ट में ये चीज आनी चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट में काम होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है यूआरएल। देखिएगा, हमें यूजर से यूआरएल गेट करना है। इसके लिए यूज करना है इनपुट टाइप यूआरएल। एक इसका नेम यू, जो भी देना है नाम, और इसमें भी रिक्वायर्ड काम करेगा जो कि एम्प्टी फील्ड को शो करेगा। यहां पर देखो जी, जैसे सबमिट कराया, एक तो एम्प्टी फील्ड को दे रहा है और आपने गलत यूआरएल डाला उसको भी दे रहा है, दोनों को दे रहा है। आपको वैलिड यूआरएल डालना पड़ेगा, https://www.abc.com। ये हमारा वैलिड यूआरएल है, कोई मैसेज नहीं। ठीक है, लिख लें जी। यूआरएल लिंक होता है, यूआरएल वेबसाइट का नाम होता है जी, जो मैंने अभी दिया था। वेबसाइट का डोमेन नेम यूआरएल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट का नाम नंबर, इनपुट टाइप नंबर, और एक इसका नाम एक एन कर दिया, और इसमें भी रिक्वायर्ड काम करेगा। इनपुट टाइप नंबर से क्या होगा, एक तो एम्प्टी फील्ड को शो करेगा, और इसमें आप कोई कैरेक्टर वैल्यू टाइप नहीं कर सकते, केवल नंबर ही टाइप होंगे आपके। ठीक है, जैसे पिन कोड बनाना है आपको, एज गेट करनी है, तो उसके लिए ये यूज होगा। इसमें एक फैसिलिटी आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की। ये देखो, ये एरो बन के ही आएगा, ये रिमूव नहीं होगा, तभी ये नंबर है। लिख लें जी। फिर में एज क्राइटेरिया लगा सकते हैं, जैसे एज क्राइटेरिया। हाँ, मैक्स मेन वगैरह सब लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन वो लगाएंगे जावास्क्रिप्ट से, अभी नहीं लगेगा, सब कुछ लगेगा। वो गूगल से फॉर्म बनता है, वो एचटीएमएल के थ्रू बनता है क्या, कैसे बनता है वो गूगल फॉर्म? भाई डिजाइन तो फॉर्म एचटीएमएल से होगा, और किससे होगा? वो तो डिजाइन जो होना है वो तो एचटीएमएल से ही होगा, और उसको थोड़ा अच्छा सा बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा एचटीएमएल चल रहा है, अभी सीएसएस चलेगा, जावास्क्रिप्ट चलेगा, बूटस्ट्रैप चलेगा, बहुत सारे फंक्शनलिटी तो यही देनी है भाई साहब, इसी से बनेगा इनपुट से। उसमें आता है या कुछ कंटेंट्स वगैरह लिखना होता है उसमें आता है? बताएंगे, बताइए, कंटेंट को बढ़ने दो आगे, धैर्य बनाए रखें, सब कुछ होगा। नेक्स्ट पॉइंट का नाम टाइम। मुझे यूजर से टाइम गेट करना है, तो यहां पर लेंगे इनपुट टाइप टाइम, एक इसका नेम टी।
इसमें भी कैलेंडर आएगा टाइम का, जो 24 आवर्स में दिखाता है। तो यहाँ पर आवर्स और मिनट, सेकंड नहीं होती इसके अंदर। लेकिन आप चाहते हैं भाई मेरी रिक्वायरमेंट है डेट और टाइम दोनों एक साथ आने चाहिए, एक साथ भी दे सकते हैं, डेट एंड टाइम। यहां पे यूज करना होगा इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। अब यहां पर ये दोनों एक साथ आएंगे, दोनों का कैलेंडर आ रहा होगा, डेट का भी और टाइम का भी। यहां से डेट सेलेक्ट करो, यहां से टाइम सेलेक्ट करो। दोनों को एक साथ लेने से और अलग अलग लेने से क्या फायदा होगा? डाटाबेस में एक कॉलम की जरूरत होगी अगर ऐसे लेंगे तो आप, और डेट और टाइम को अलग अलग लेंगे तो 2 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लिख लें जी, डेट टाइम लोकल। कैसे अपन, देखो जी HTML और CSS केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमारा केस सेंसिटिव होता है। तो HTML वालों ने कहा है कि हमारे जो टैग हैं वैसे तो स्मॉल में बनते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कैपिटल में देंगे तब भी रिजल्ट आएगा, लेकिन वो हमारी गुड प्रोग्रामिंग नहीं कही जाएगी। आप कैप्स में लिखते हैं क्योंकि आगे चल के हमें जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि उस टैग को वो कंसीडर न करें, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए स्मॉल में ही देंगे, कैपिटल में नहीं देंगे। और क्या बताएं, आगे लिखिएगा सर्च। ये डाटा को वेबसाइट से या जो डाटा डाटाबेस से आ रहा है उसको सर्च करने के लिए यूज होगा इनपुट टाइप सर्च। एक इसका नाम कोई भी दे दो। यहां पे एक सर्च का आइकन आता है, वो हम CSS में ऐड करेंगे, या इसके बराबर में होता है ना एक आइकन, वो CSS से ऐड होगा। इनपुट टाइप सर्च डाटा को सर्च करने के लिए यूज होगा। रेंज, इनपुट टाइप रेंज, एक इसका नाम R कर दिया। रेंज को आप मल्टीपर्पज यूज करेंगे, ये कुछ इस टाइप से आता है। मैं एक दिखा देता हूं किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। मैंने लिखा min इज इक्वल टू 0 और max इज इक्वल टू 4। मेरा एक स्लाइडर चल रहा है और उस स्लाइडर में 4 इमेज हैं। पहली इमेज स्लाइड हुई, ये रेंज का कर्सर आपका यहां पहुंच गया। दूसरी में स्लाइड हुई, ये यहां पहुंच गया। तीसरी में स्लाइड हुई, ये यहां पहुंच गया। चौथी में स्लाइड हुई, ये यहां पहुंच गया। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में आता है। आप चाहते हैं भाई ये राइट में चले तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका कलर डार्क होता जाए, मैं बैक ले जाऊं उसका कलर लाइट होता जाए। आप देखते होंगे ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट में प्राइस को सेट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। प्राइस को सेट करने के लिए ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट में देखा हो, तो ये मल्टीपर्पज है, जहां पर भी आप इसको यूज करेंगे वहां पर ये यूज होगा। लिख ले जी, इनपुट टाइप रेंज। टेलीफोनिक नंबर के लिए बनाया इन्होंने
इनपुट टाइप 10 और एक इसका नाम कर दो टी। तो यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर टाइप कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, ठीक है। 011234571 सब कुछ आएगा। 9 से भी कर सकते हैं, 9 से नहीं, 9 से भी। अभी तो करेक्टर आएगा भाई साहब, अभी तो आए, ठीक है। इन्होंने ये टेलीफोनिक नंबर के लिए बनाया है, लिख लें जी। टाइप में तो टाइप में नंबर दिया नहीं भाई, ले रहा नंबर तो दे तो रखा है भाई, टाइप नंबर यहाँ पे। एक टाइप टेल भी बनाया उन्होंने, तो टेल वाला ही बताया मैंने, तो नंबर तो है ही आपके पास। अगर इसकी कोई लिमिटेशन है, हाँ 10 नंबर जाएंगे, बिल्कुल लगेगी, लेकिन अभी नहीं लगेगी, आगे चल के लगाएंगे। अभी हम नॉर्मल एक पैसे दे देंगे, सब कुछ लगेगा। इसमें दो होते हैं, जैसे 499 है, 8 से स्टार्ट करते हैं, 7 से और 10। फिर वो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना होगा। तुम्हारा जो टेलीफोन नंबर है या जो भी है, कोई भी करेक्टर है, वो 0 से स्टार्ट हो या 9 से स्टार्ट हो, तो वो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना होगा तब जाके, ठीक है। सी का क्यों यूज करेंगे भाई? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज होगा, जावास्क्रिप्ट, कोड जावास्क्रिप्ट जो आपने सी में पढ़ा है वो कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर आएगा। ऑपरेटर, लूप, फंक्शन वगैरह सारे के सारे। एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी अपनी खुद की है, उन्होंने उसको ऐड किया है। तो पूरा सी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एग्जीक्यूट होगा, सी कोड से एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, तुम मुझे भुला देते हो। चलो एक चीज बताओ मुझे, हमारे टोटल कलर कितने होते हैं? सबको मिक्स कराओ, सबको मिक्स कराओ, सबको मिक्स कराओ। 12 भाई 20 तो मैं गिना दो अभी आपको, तुम 12 की बात कर रहे हो हैं? 255 तक होते हैं कलर। देखो जी, टोटल कलर होते हैं हमारे 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256, इतने कलर होते हैं। अब इनको 3 बार 256 से मल्टीप्लाई क्यों किया बताएं? हमारे मेन कलर होते हैं 3, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीनों कलर के मिक्स से सारे कलर बनते हैं हमारे। तो R की वैल्यू जो लाई करती है वो 0 से लेकर 255 तक लाई करती है। ग्रीन की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक लाई करती है। ब्लू की वैल्यू भी 0 से लेकर 255 तक लाई करती है। अब ये 255 तक ही लाई क्यों करती है, 200 तक लाई क्यों नहीं करती, 100 तक लाई क्यों नहीं करती, 255 तक ही क्यों लाई करती है, बताएं जी। चलो इसको बताते हैं बाद में। कीबोर्ड में हमारे टोटल की कितनी होती है ये बताएं। कीबोर्ड में टोटल की कितनी है? 106। सबको मिक्स करो, कुछ की चल रही होंगी शिफ्ट से, कुछ कैप से, कुछ कंट्रोल से, कुछ ऑल्ट से, कुछ विंडो से। सबको मिक्स कराओ। 256 बिल्कुल। कीबोर्ड में भी टोटल की 256 होती हैं। और आपने सुना होगा ASCII वैल्यू, इसका नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज।
और इसका ही काम होता है कीबोर्ड की वैल्यू को इसका ही वैल्यू आस्की वैल्यू में चेंज करना, आस्की वैल्यू को कीबोर्ड की वैल्यू में चेंज करना। अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे मैं PHP की बात करूं, ORD फंक्शन है और CHR फंक्शन है, ये दो फंक्शन होते हैं हमारे। इन दोनों फंक्शनों का काम होता है कीबोर्ड की वैल्यू को आस्की वैल्यू में चेंज करो, आस्की वैल्यू को कीबोर्ड की वैल्यू में चेंज करो। तो जो ये वैल्यू है ये हमारी 2 की पावर 8 की बिट में चलती है, 8 बिट में चलती है ये। तो 2 की पावर 8 कितना हो गया? 256 ही हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर RGB की वैल्यू जो लाई करती है वो 0 से लेकर 255 तक लाई करती है। जब हमारे कलर जो बनते हैं इन तीनों कलर से बनते हैं। आप लोग घर पर डस्टम्बर कराते हो तो डस्टम्बर लेने जाते हो, एक व्हाइट कलर का डब्बा होता है, बॉक्स होता है, कलर चूज करते हो, मशीन कलर उठाएगी, उसमें डाल देगी, मिक्स करके आपको दे देती है। तो जो कलर डलते हैं वो थोड़े थोड़े डलते होंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका है कि जो भी कलर बनेगा इन तीनों के मिक्स से बनेगा। इसलिए यहाँ पर कलर उठाने के लिए हमें यूज करना होगा इनपुट टाइप कलर, और एक इसका नाम सी। और इनपुट टाइप कलर से क्या करेंगे आप, यहाँ पर RGB की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ब्लैक कलर कब होगा? जब रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों की वैल्यू 0 होगी तो ये ब्लैक कलर बनता है। मुझे रेड बनाना है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 255। मैंने रेड R को 255 किया, कलर बन गया रेड। मैंने इसको 0 किया, मैंने ब्लू की मैक्सिमम वैल्यू 255, ग्रीन बन गया। इसको भी 0 किया, ब्लू की मैक्सिमम वैल्यू 255, ब्लू बन गया। अब इस ब्लू में मुझे रेड मिक्स करना है 150, कलर कुछ और बन गया। इसमें भी मिक्स करना है मुझे ग्रीन 200, कलर कुछ और बन गया। आपका बनना है, आपके पास ये सारे कलर हैं, इसमें से जो कलर सेलेक्ट करेंगे RGB की वैल्यू आपको गेट होती रहेगी, और इसको कहीं भी इंप्लीमेंट कर देंगे वहां पर वही कलर आ जाएगा। इसकी जरूरत पड़ने वाली हमें CSS में। आपको जब कलर लगाएंगे तो कौन सा कलर चाहिए उसमें RGB की वैल्यू गेट करनी होगी, और RGB की वैल्यू को यूज करते हुए आप वही कलर उठा लेंगे। ड्रॉप डाउन कौन सा है? तो कलर्स कर रहे थे, अब ये जो कॉर्नर्स में आ रहे होंगे RGB के लास्ट में, ये पी के लास्ट में बिल्कुल। ये और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, वो CSS में बताएंगे आपको। अभी फिलहाल में RGB की वैल्यू गेट करनी है आपको। यहाँ पर सारे कई तरीके के होते हैं, एक RGB, एक हेक्साडेसिमल, कई सारे होते हैं, बताएंगे आपको डिटेल में आगे चलते, अभी नहीं, ठीक है। अभी RGB को समझिएगा आप, ठीक है। कई तरीके होते हैं, 3-4 तरीके, यहाँ पर सबके कलर कोड मिलेंगे आपको, उसके हिसाब से लगाना है। 3 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हम नहीं कह रहे। एक हेक्साडेसिमल का भी होता है, ठीक है, तो सर वो 6 वैल्यू लेता है, 6 वैल्यू, तो वो उसमें भी RGB ही यूज होता है। R की 2 वैल्यू, G की 2 वैल्यू, B की 2 वैल्यू, टोटल 6 हो गई। 6 को यूज करने के लिए हैश सिंबल का यूज करना होता है। कौन सी वैल्यू? यहाँ से ले रहा है 0 से लेकर 255 के बीच में से नंबर्स ले रहा है, इसी में से ले रहा है। इसमें ये है जी आपका फॉर्म, इनको इंप्लीमेंट कर लेना आप अपने फॉर्म में जहां जरूरत पड़े वहां पर। और एक नई फाइल बनाओ, index2.html। इसके अंदर इन्होंने कुछ टैग भी बनाए हैं। कौन कौन से टैग होते हैं उनके नाम नोट करेंगे आप। हेडर टैग ओपन क्लोज, फुटर टैग ओपन क्लोज, नैव टैग ओपन क्लोज, लिखते जाओ साथ के साथ।
सेक्शन टैग ओपन क्लोज, आर्टिकल टैग ओपन क्लोज, ए साइड ओपन क्लोज, डिटेल्स टैग ओपन क्लोज, मेन ओपन क्लोज, और कौन सा बच गया? इसमें यही है जी, और होगा एक बात तो देख लेंगे। लेकिन ये क्या कहता है, अगर इन टैगों को आप इंप्लीमेंट करेंगे, इनके लिए आपको सीएसएस की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट सीएसएस ये काम नहीं करेंगे। तो इनका काम है, जैसे हमारा वेब पेज बनता है, हमारे पास एक डिव टैग भी होता है। तो जब हम वेब पेज वेबसाइट बनाते हैं तो वो कहता है कि अगर आपको इंडिविजुअल हेडर बनाना है तो आप इसने हेडर टैग बना रखा है, कहीं फुटर बनाना है फुटर टैग बना रखा है, नेविगेशन बनाना है तो नेव टैग बना रखा है। लेकिन हम इस काम को डिव की हेल्प से भी कर सकते हैं। जब सारा काम डिव की हेल्प से हो सकता है तो इन्होंने इन टैगों को क्यों बनाया? तो देखो जी, जब हम वेबसाइट बनाते हैं अपनी डिजाइनिंग के थ्रू, तो डिव हमारा लगभग 80% यूज होता है और ये टैग हमारे लगभग 20% यूज होते हैं। अगर आप लोगों ने एक वर्डप्रेस सुना होगा, सुना है नहीं सुना, जो पीएचपी का सीएमएस होता है। सीएमएस का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है, सब कुछ बना हुआ होता है, रेडीमेड होता है, बस आपको उठाना है और लगाना है, वेबसाइट रेडी। 1 घंटे में वेबसाइट रेडी। तो वर्डप्रेस की जो थीम बनती है, थीम का मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है वेबसाइट का, उसके अंदर यही टैग 80% यूज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जब थीम डिजाइन होगी तो वहां पर बैकएंड का कोड जो लिखा जाएगा वो पीएचपी के थ्रू लिखा जाएगा। तो पीएचपी को मैनेज करना इन टैगों में थोड़ा इजी पड़ता है कंपेयर टू डिव टैग। डिव टैग भी यूज होता है लेकिन 20 to 30% डिव टैग को यूज करते हैं। ज्यादातर हम इन्हीं टैगों को यूज करते हैं क्योंकि हेडर है। इन टैगों को तो हमें यूजर डिफाइन बनाना पड़ेगा। डिव एक ही है, डिव को यूजर डिफाइन बनाते हुए आप उसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनको इंडिविजुअल दिया गया है कि भाई ये हेडर के लिए, ये फुटर के लिए, ये नेव के लिए, ये सेक्शन के लिए है। तो यहाँ पर पीएचपी को मैनेज करना थोड़ा इजी होता है। तो हम भी इसके थ्रू वेब पेज बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अंतर कुछ नहीं आएगा, आप ऐसे बनाओ या डिव से बनाओ, दोनों से सेम रिजल्ट आना है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो डिव से बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, बट इनके थ्रू भी बना सकते हैं। मैं बताऊं, इनके थ्रू भी बना सकते हैं। आपको हेडर बनाना है तो हेडर टैग दे रखा है, लगा सकते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। फुटर बनाना है, फुटर टैग दे रखा है, इन्होंने बना सकते हैं फुटर टैग के थ्रू भी। इनको भी हम यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर जो ये टैग यूज किए जाते हैं वो वर्डप्रेस की थीम बनाने में यूज किए जाते हैं। सब कुछ सीएसएस में यूज होगा भाई, बिना सीएसएस के तो हम रिजल्ट भी नहीं देख पाएंगे इसका। यहां पर 2 टैग और दिए इन्होंने, इनका नाम है फिगर टैग और फिग कैप्शन टैग। इन दोनों टैगों को हमें देखना है, इनका क्या रोल है। फिगर टैग और फिग कैप्शन टैग, इन दोनों टैगों को देखने के लिए आपके पास एक इमेज होनी चाहिए। पहले मैं एक इमेज लेता हूं, कप प्लेट वाले को लेकर, यही सही है। मैंने यहां पे एक इमेज लगाई, IMGSRC। इमेज का नाम दिया पिक 3 डॉट।
मुझे इस इमेज का एक नाम भी देना है। ये इमेज आ गई होगी, किस पर है? इंडेक्स 2। मुझे इस इमेज का एक नाम भी देना है नीचे। मैंने एक पैराग्राफ लिया, एक नंबर 5.178, ये मैंने इमेज का नाम दिया। यहां पर देखो, ये एक वर्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर आप लोगों ने विकिपीडिया की इमेज देखी होगी, विकिपीडिया पर इमेज कैसी होती है वेबसाइट पर, तो वहां पर क्या होता है, कुछ इस टाइप की इमेज लगी हुई है, वहां पर उसको एक्सप्लेन करना होता है, भाई फिग नंबर ये इसमें ये जो है ये इसके बारे में, ये उसके बारे में बता रहा होता है। तो वहां पे देखते होंगे ये इमेज जो लगी हुई होगी, एक लेफ्ट से स्पेस देने के बाद इमेज लगती है। उसका कॉन्सेप्ट देखना विकिपीडिया का। और नाम जो होता है, नाम के बीच में इतना वर्टिकल स्पेस भी नहीं आता, बिल्कुल चिपक के आती इमेज के पास में। तो इन दोनों प्रॉपर्टियों के लिए इन्होंने फिगर टैग बनाया। तो ये कहता है जी आप फिगर टैग ओपन कीजिए और इमेज को उस फिगर टैग के अंदर डालिए। फिगर टैग से क्या होगा, इमेज एक लेफ्ट साइड से स्पेस क्रिएट कर देगा। लेफ्ट से स्पेस क्रिएट हो गया, और जो नाम देना है, इस नाम को आपको फिग कैप्शन के अंदर देना है, पैराग्राफ में नहीं देना है। यहां पर फिग कैप्शन ओपन और फिग कैप्शन क्लोज। इससे क्या होगा, जो वर्टिकल स्पेस था ये रिमूव हो गया। ये सही तरीका है इमेज लगाने का और इमेज का नाम देने का। इमेज लगाना डायरेक्ट तो वैसे ही लगा दो। अगर नाम देना है कुछ इस टाइप से, उसके लिए आपको यहाँ पर फिगर टैग और फिग कैप्शन टैग दोनों को यूज करना होगा। ठीक है, लिख लीजिए। लेकिन भाई साहब आप फिर स्पेस, वर्टिकल स्पेस को कैसे रिमूव करेंगे जो नाम दिया है? क्यों जी, उसको भी तो रिमूव करना है। और फिग कैप्शन टैग विदाउट फिगर टैग काम नहीं करेगा। आप सोचें भाई फिग कैप्शन को डायरेक्ट लगा दें, बिल्कुल काम नहीं करेगा विदाउट फिगर टैग। ये फिगर टैग के अंदर ही काम करेगा। बिल्कुल कर सकते हैं, आगे चल के हमारे पास और भी ऑप्शन है, इसको हटा के लीजिएगा। हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हैं चाहे तो। हो गया जी। आगे का टॉपिक है हमारा मीडिया। और मीडिया में सबसे पहले आता है वीडियो, ऑडियो, यूट्यूब वीडियो, गूगल मैप। ठीक है जी, चारों को वीडियो, ऑडियो, यूट्यूब वीडियो और गूगल मैप, ये लगाना है हमें। मोबाइल के अंदर अब तो इनबिल्ट कर दिया है वीडियो प्लेयर को
पहले जो मोबाइल आते थे उसमें वीडियो प्लेयर नहीं आता था, आपको उसको इंस्टॉल करना होता था तभी जाकर आपका वीडियो प्ले होता था। अब तो वो डिफॉल्ट डाल देते हैं पहले से। ऐसे लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर आपको किसी वीडियो को प्ले करना है तो उसका प्लेयर इंस्टॉल करना होता था, तब जाकर वो वीडियो चलता था। तो यहाँ पर हम जो बनाएंगे वीडियो का, ऑडियो का एक प्लेयर ही बनाएंगे अपना खुद का, और उसी के अंदर वीडियो चलेगा। अगर आपके सिस्टम में वीडियो का प्लेयर भी नहीं है तब भी ये चलेगा, क्योंकि हमको वेबसाइट पर चलाना है, इसको अपने ब्राउजर पर चलाना है, तो ब्राउजर पर प्लेयर तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो वही प्लेयर बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पर। MP4 चलाएंगे, ठीक है। MP4 चलाते हैं, MP3 भी चलेगा। फुल HD है कोई आपके पास? भेजो मेरे पास, मैं चलाता हूँ। कभी-कभी MX प्लेयर जो है ना, मतलब हाई क्वालिटी वाले डाउनलोड कर लेते तो उसका वॉइस सपोर्ट नहीं मिलता। नहीं, फुल HD का एक्सटेंशन क्या है ये आप देखेंगे पहले। तो जो फुल HD वाला वीडियो है उसका एक्सटेंशन क्या है पहले तो ये देखेंगे आप, ठीक है। और जो न चले मुझे बता देना, हम चला देंगे। तो आपके फोल्डर में एक वीडियो होना चाहिए पहले से। तो हमारे पास एक ही वीडियो है जी, बस, और कोई है नहीं, और वो भी अजीबोगरीब है। ये किसी बच्चे ने दिया था। तो इसको डाल दो अपने फोल्डर में। और यहाँ पर वीडियो लगाने के लिए आपको वीडियो टैब ओपन और वीडियो टैब क्लोज करना होगा। वीडियो की एक विड्थ 150 पिक्सल, विड्थ के हिसाब से ही हाइट ले लेगा, हाइट देने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाइट देंगे विड्थ नहीं लेगा, विड्थ देंगे हाइट लेगा। यहाँ पर सोर्स टाइप में बताना पड़ेगा किस टाइप की फाइल है आपकी। वीडियो/MP4 है ये हमारा। सोर्स कोड में जाएंगे और सोर्स कोड में जाकर आप अपने वीडियो का पाथ दे दो, क्या नाम है, data.mp। अब वीडियो जहां से स्टार्ट होना है वो वाला ऑप्शन आ गया होगा, लेकिन इसमें न तो प्ले करने का कोई ऑप्शन, न पोस्ट करने का कोई ऑप्शन। एक एट्रीब्यूट्स और ऐड करना होगा, कंट्रोल्स नाम का, जो आपके पूरे वीडियो को कंट्रोल करेगा। सारे ऑप्शन आ गए और ये चल भी गया, ठीक है जी, चल रहा है। ये वैसे ही बना के डाल दिया किसी ने। अब मैं चाह रहा हूं एक एट्रीब्यूट्स और ऐड करना, जिसका नाम है लूप। लूप का मतलब है कि जैसे ये वीडियो खत्म हो दोबारा से अपने आप चल जाए खुद। देखो चालू हो गया अपने आप दोबारा से। एक और एट्रीब्यूट्स होता है जिसका नाम है ऑटो प्ले, लेकिन ऑटो प्ले करना है तो इसके साथ आपको एक एट्रीब्यूट्स और ऐड करना होगा, म्यूटेड। बाय डिफॉल्ट वीडियो म्यूट आए। अगर आपका ये वेब पेज लाइव सर्वर पे होता तो ये ऑटो प्ले डायरेक्ट काम करता, लेकिन हमारे लोकल सर्वर पर ये विद म्यूटेड ही काम करता है। ऑटो प्ले हो गया जी। अनम्यूट करना है तो यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन भी है आपके पास, फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन है आपके पास, सब कुछ है। वीडियो की टाइमिंग डिफॉल्ट आ तो रही है जितनी भी है, इसमें नहीं आ रही, नहीं आ रही, टाइमिंग नहीं बता रहा। यही हमारे एट्रीब्यूट्स है जी, इसके अलावा और कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है।
टाइमिंग का कुछ एट्रीब्यूट्स है? यही हमारे एट्रीब्यूट्स 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई एट्रीब्यूट्स नहीं। ठीक है जी, कीजिए इतना, बाकी को 3 को करते हैं कल। इतना कीजिए आप आज। पिछले वाले असाइनमेंटों को करते रहिएगा, आज कोई असाइनमेंट नहीं आपके लिए। ये जो वीडियो आपने इसमें डाली है तो ये मतलब फोल्डर में ये रही जहां पर हमारी फाइल है उसके पास में डाल दिया। और किसी फोल्डर में होती तो पहले फोल्डर का नाम आता स्लैश फाइल, जैसे इमेज लगाते हैं वही तरीका रहेगा सेम यहाँ पर भी। ऑनलाइन वीडियो कहाँ पड़ी है? नहीं, उसका दूसरा तरीका बताएंगे आप, जो यूट्यूब वाली वीडियो कैसे आएंगे दिखाएंगे आपको, कैसे नहीं आएंगे। ठीक है जी, कीजिए इतना, मिलते हैं कल। और ये ऑनलाइन वालों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है साहब, ऐसा मत करो भाई, ऑफलाइन आओ सारे लोग।